वेलकम स्टूडेंट्स, विषय ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं आवर इन्वायरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जो इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ फूड वेव, ओजोन लेयर, ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट डिस्पोजल की। ठीक, आई होप कि आप इससे पहले वाले वीडियो को बार बार देखा होगा और आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छा हो गया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप आसानी से सोल्व करने में जो है सक्षम हो गए होंगे। अगर आप वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आती है बातें, क्योंकि बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फूड वेव, आहार जाल कहते हैं इसको। आपके ये बहुत आसान टॉपिक है और इससे मार्क्स भी खूब आते हैं। कई बार बच्चे लापरवाही बस इस चैप्टर को नहीं करते हैं और सही से इसका डेफिनेशन या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर नहीं राइट कर पाते हैं और मार्क्स मिल नहीं पाता, जो कि बहुत आसान चलते फिरते इसको अगर आप बार बार देख भी लें तो आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको बार बार आप समझिए, बार बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। समझने वाली टॉपिक है ये सारी चीज़ें। देखते हैं फूड वेव है क्या। आप ज़रा पहले डायग्राम को देखें कि डायग्राम क्या कहता है। ग्रास हो, प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, कोई भी, देखिए इन प्लांट को कोई ये प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट प्रोड्यूसर होता है यानी कि उत्पादक जो अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक, अब इन प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाता है। कंज्यूमर में क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, टिड्डा हो सकता है, रैबिट हो सकता है, रैट हो सकता है। ठीक, अब जो ग्रास या प्लांट या ग्रीन प्लांट के पार्ट्स को खाता है या ग्रीन प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, या शाकाहारी। तो अब जैसे इंसेक्ट क्या ग्रास के लीफ का जो है जूस सक करता है, इस इंसेक्ट को फिश खाता होगा। ठीक, फिश को क्रॉन यानी कि बगुला बर्ड खा लेता है और उस क्रॉन को लायन खाता है। देखिए ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाया, कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर को क्वार्टरनरी कंज्यूमर, यानी कि फोर्थ लेवल का ट्रॉफिक लेवल लाइन है जो उसको खाता है। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के और पार्ट को, जो फ्रॉग है, प्लांट्स के जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावर के या उसके लीफ के जूस को इंसेक्ट सक करता है, उसको फ्रॉग जो है अपने फूड के रूप में खाते हैं, और उस फ्रॉग को फिर क्या खाते हैं, क्रॉन बगुला। इसी तरीके से उस फ्रॉग को स्नेक भी खाता है, फिर स्नेक को वल्चर खाता है। ठीक है, इंसेक्ट को पिकॉक भी खाता है और इस इंसेक्ट को बर्ड भी खाता है। ठीक है, और बर्ड को स्नेक भी खाता है, वल्चर भी खाता है। ठीक है, और इस स्नेक को पिकॉक भी खाता है। ठीक, यानी कि आप देखिए इंसेक्ट्स को बर्ड, बर्ड को स्नेक, स्नेक को वल्चर, और इसी बर्ड को क्या वल्चर भी खाता है, स्नेक भी खाता है और लॉयन भी खाता है। ठीक, नेक्स्ट आप फिर देखिए प्लांट के पार्ट, जैसे व्हीट है, ग्रेन है, उसको कौन खाता है, रैट। रैट को कौन, कैट खाता है, रैट को बर्ड भी खाता है, फिर बर्ड को स्नेक खाता है। यानी कि अब नेक्स्ट देखिए प्लांट को रैबिट खाया, रैबिट को वोल्फ खाया, वोल्फ को लॉयन खाया। ये वोल्फ रैट को भी खा सकता है, ये वोल्फ कैट को भी खा सकता है। ठीक, ये वोल्फ जो है डॉग को भी खा सकता है। यहाँ पर आपको लगता होगा कि सारा होच पोच हो गया है, कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक ट्रॉफिक लेवल को कई ट्रॉफिक लेवल में वो फूड का सोर्स हो सकता है, यानी कि एक जीव को कई जीव खा सकते हैं। इस प्रकार से जो है एक नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है, और इस जाल को ही हम क्या कहते हैं, आहार जाल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आहार श्रृंखला होता है वो एक सीधा श्रृंखला नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, जो हर ट्रॉफिक लेवल
किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल, एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल का वो फूड हो सकता है। तो जरा इसको सिस्टमेटिक वे में डेफिनेशन देखें। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली, कि लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी फूड चेन का जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, चेंज हो सकता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म फूड के रूप में खा सकता है। जैसे आप इंसेक्ट को देखिए, फ्रॉग भी खाता है और इंसेक्ट को फिश भी खाता है, ठीक है, इंसेक्ट को बर्ड भी खाता है, ठीक हो गया। विच इन टर्न आर ईटेन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, और एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म भोजन के रूप में यूज कर सकता है, फूड के रूप में, फिर बाद में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी खाया जा सकता है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड अ फूड वेव। यानी कि जब फूड, बहुत सारे फूड चेन ब्रांचिंग लाइन्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे फूड चेन, ब्रांचिंग लाइन्स फूड चेन को फूड वेव या आहार जाल कहते हैं। क्लियर है? तो बहुत आसान है आहार जाल। इसकी आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछ देता है या कई बार डायग्राम बनाने के लिए कह देता है। तो सिंपल है, 2 क्वेश्चन यहाँ से कि व्हाट इज़ फूड वेव या आहार जाल क्या है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखना है, समझना है और इसी को राइट करना है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। हमारे इन्वायरमेंट को का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओजोन लेयर है, और जो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और एक टर्निंग पॉइंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंजेज आने लगी है जिसके वजह से ओजोन लेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, thus protecting living beings from many health hazards like skin cancer। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो सनलाइट से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है उसको वो फिल्टर करने का काम करता है, रोकने का कार्य करता है, जो हमें बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्शन करता है। जैसे स्किन कैंसर जैसे डिजीज आजकल बढ़ने लगे हैं क्योंकि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया है। ओजोन का जो मोटा लेयर है उसमें होल होने लगा है, ठीक है। ब्लैक होल का बार बार आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, और इस लॉकडाउन के दौरान आपने ये भी सुना कि जब एक लंबा लॉकडाउन लगा तो ओजोन लेयर में डिप्लीशन जो है क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि वो ब्लैक होल जो है भरने लग गया, ओजोन लेयर में जो छेद हो गया वो कम हो गया। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत सारे लेयर का बना हुआ है, ठीक, उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर है जिसके जहाँ पर ओजोन लेयर होता है। अब ओजोन बनता कैसे? ओजोन मॉलिक्यूल एक्चुअली में होता क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन जो O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर देता है। O2 है, एटम में तोड़ देगा तो ऑक्सीजन ये एटम फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब क्या करता है कि यही ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ओजोन लेयर बना लेता है, यानी कि O3 क्या बनाता है? ओजोन, O2 प्लस O यानी कि O3, तो O2 मॉलिक्यूल और O क्या? एटम। सो O2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करके O3 यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें जो ओजोन का लेयर है उसमें छेद क्यों होता है, डिप्लीशन क्यों होता है? उसका जो कहें मेन कॉज वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे कई बार पूछा जाता है इसका कि CFC का पूरा नाम लिखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हम हम AC यूज़ करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उससे ये CFC गैस सबसे ज़्यादा निकलता है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आराम तो बड़ा लगता है कि गर्मी के दिनों में हमें ठंडे ठंडे चीज़ें खाने का मौका मिलता है, ठंडी पानी मिलता है, आइस क्यूब मिल जाता है, हम अपने सब्जियों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो गैस है दैट इज़ CFC, एक हार्मफुल केमिकल्स है, उसको रिलीज़ करता है।
जब बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट ओजोन लेयर पर हुआ और हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगा, तो ऐसे कंडीशन में विश्व के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा चिंता का विषय बन गया और इस पे बहुत सारे विश्व स्तर पर जो है क्या हुआ, मीटिंग हुई साइंटिस्टों की। तो एक UNEP, आप इसका फुल फॉर्म ढूंढेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ताकि आपको, आप जब सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। मैं अभी नहीं बताने जा रहा, मैं देखता हूं कि कौन कमेंट बॉक्स में करता है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका UNEP का फुल फॉर्म करेंगे और मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चे एक्टिव है, कौन एक्टिवली व्यू कर रहा है, इसको देख रहा है। ठीक, UNEP के द्वारा जो है दुनिया भर के साइंटिस्टों को बुलाया गया और सम्मेलन किया गया और सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल 1986 में पास किया गया और उस क्योटो प्रोटोकॉल में एक एग्रीमेंट बना विश्व के सभी देशों के वैज्ञानिकों के बीच में कि हर कंट्री को CFC फ्री प्रोडक्शन करना होगा, चाहे वो रेफ्रिजरेटर बनाए, चाहे वो AC बनाए, या वो सारे प्रोडक्ट CFC रिलीज नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। और ये मैंडेटरी हो गया हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो रेफ्रिजरेटर एंड AC बनाते हैं, ऐसे कंपनी के लिए मैंडेटरी हो गया कि आप ऐसा टेक्नोलॉजी लाइए जिससे CFC रिलीज मिनिमम हो या नहीं के बराबर हो। जो अब आने लगा है AC या रेफ्रिजरेटर, उनमें CFC का रिलीज होना मिनिमाइज कर दिया या नहीं के बराबर भी होता, मैक्सिमम प्रोडक्ट में अब नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा और ये बहुत अच्छा जो है प्रयास रहा। आपसे कई बार पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और ये कब किया गया, 1986 में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड फुल फॉर्म UNEP आपके लिए छोड़ दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी आप खुद जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम सब जो ह्यूमन है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। कैसे? बाय पॉल्यूटिंग, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन में हम जिम्मेवार है और कोई नहीं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, कि शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जंगलों को काटकर वहाँ रेजिडेंशियल एरिया बनाए जा रहे हैं, खेती वाली भूमि बनाई जा रही है पेड़ पौधों को काट करके। और जंगल कटेगा तो आपको पता है, जैसे हरे पेड़ पौधे कटेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा और फिर जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और बिगड़ रहा है। इसलिए तीसरा है वेस्ट डिस्पोजल। जो घरेलू कचरा होता है, चाहे वो फैक्ट्री का हो या सोसाइटी का हो या डोमेस्टिक गार्बेज हो, वो भी डिस्पोजल मायने रखता है कि हम किस तरीके से करते हैं। कई लोगों के गंदे हैबिट होता है कि कहीं फेंक दिया, किसी के घर के आगे फेंक दिया, चौराहे पे फेंक दिया, जबकि जैसे हेल्थ सेक्टर का गार्बेज है, डोमेस्टिक गार्बेज है, ये सारे का एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में अगर हम डिस्पोजल करें तो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। हम बात करें कि डिस्पोजल के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स है, बायोगैस प्लांट्स हैं, ठीक। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सोसाइटी के या किसी शहर का जो सारा ड्रेन में वेस्ट आता है उनको पहले ट्रीटमेंट किया जाए, फिर उसको रिवर में बहने दिया जाए, तो वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करेगा। लैंड फिलिंग साइट्स, गाजियाबाद का आपने सुना होगा, गाजियाबाद में दिल्ली में गाजीपुर में लैंड फिलिंग साइट्स है। जो लैंड फिलिंग साइट्स होता क्या है, बहुत ज़्यादा कभी गड्ढा रहा होगा, वहाँ पर सारे कचरा को इकट्ठा करके जो है धीरे धीरे डेली जो है उस पर डाला जाता है, उसको बुलडोजर के द्वारा डंप किया जाता है, तो इसको लैंड फिलिंग साइट्स कहते हैं। तीसरा है कंपोस्टिंग, कि जैसे घरेलू खाने पीने की वस्तु से जो वेस्टेज है उनको हम कंपोस्टिंग के रूप में, सब्जी के छिलके हैं उन सभी को हम, फ्रूट्स हैं, सड़े गले सब्जियां हैं, इन सभी को हम जो है कंपोस्टिंग करके क्या मैन्योर बना सकते हैं। रिसाइकलिंग, किसी चीज़ को बार बार यूज़ करके, रीयूज़, किसी चीज़ को रिसाइकल मतलब उसके फॉर्म रिसाइकल करके,
और नेक्स्ट है रीयूज, किसी चीज़ को हम बार बार जो है यूज़ करके वेस्ट के का डिस्पोजल हम मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम डिस्पोजल कर सकते हैं वेस्ट का। नेक्स्ट है कि एक कई बार छोटा सा क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ वेस्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैविक कचरा और अजैविक कचरा। ये बायोडिग्रेडेबल क्या है कि ऐसे वेस्ट जो माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड कर दिए जाते हैं, तोड़ फोड़ करके उसको वापस नेचर में ही मिला दिया जाता है और उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि लेस हार्मफुल होता है। तो ऐसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ये बैक्टीरिया, फंगस के वजह और एल्गी के इसके द्वारा होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसा वेस्ट जो माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, इनसे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, एज इट इज रहता है, जो कि ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ऐसे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, जो शीशा कहते हैं जो लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, ठीक। कुछ इस तरह के वेस्ट मटेरियल है। और जो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। टाइप्स ऑफ वेस्ट पूछ सकता है, सब मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल क्या क्या होते हैं उनके बारे में पूछ सकता है। बताइए कि ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, क्वेश्चन बन सकता है। और जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है यूएनईपी का पूरा नाम और क्योटो प्रोटोकॉल 1986 कब हुआ, 1986 में क्या है इस पर रिलेटेड। उसके बाद व्हाट इज फूड वेब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इस टॉपिक को आप बार बार देखिए, कम से कम 10 बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। और किसी चीज़ को जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए एग्ज़ाम में चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर होता है। आई होप कि उसे बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।